आपके सामने नक्शा है। अब आपके सामने ये नक्शा है, आपके सामने नक्शा है लीबिया का। ठीक है जी। अब आप यहां पे देखें और मुझे बताएं कि सबसे बड़ी, सबसे लंबा बॉर्डर लीबिया का किसके साथ है? ठीक है, या सबसे बड़ा बॉर्डर लीबिया का किस मुल्क के साथ है? ठीक है, अगर ये मैप, क्योंकि दिस इज नॉट एक्यूरेटली ड्रॉन टू स्केल, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर दैट लीबिया हैज इज विद इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के साथ जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है इसका। बाकी हमसायों में इसके सूडान है, इसके अलावा चाड है, इसके अलावा निजेर है। निजेर को हमने नाइजीरिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना, नाइजीरिया और मुल्क है, निजेर और मुल्क है। फिर इसका एक हमसाया है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अल्जीरिया वाज द लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी डी कॉलोनाइज्ड। ठीक है, डी कॉलोनाइज्ड, जो दुनिया का आखिरी मुल्क डी कॉलोनाइज हुआ था वो अल्जीरिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1962 में इन्होंने फ्रांस से जो है वो डी कॉलोनाइज हुए थे। फिर ट्यूनीसिया है। ट्यूनीसिया का मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्यूनीसिया के अंदर ही क्या शुरू हुआ था, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था 2011। लीबिया की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है जी, मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी इसके साथ लगने से इस मुल्क की इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आप मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करते हैं तो कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? ठीक है, यूरोप आ जाता है। ठीक है, जैसे आप यूरोप मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हैं तो यूरोप आ जाता है, और यहां से लिबिया वाली साइड से जो यूरोप का पहला कंट्री आता है दैट इज इटली, आफ्टर क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन। ठीक है, तो ये आपको इसकी लिबिया की जो है ज्योग्राफिकल पोजीशन समझ आ रही है। ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है लिबिया के केस में, क्योंकि इजिप्ट इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इजिप्ट इज अ वेरी वेरी क्लोज एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इजिप्ट के अंदर भी अरब स्प्रिंग आया था, लेकिन इजिप्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इजिप्ट के अंदर अब एक मिलिट्री गवर्नमेंट है काफी अरसे से, और एक बहुत ही पावरफुल लीडर इन द शेप ऑफ अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इजिप्ट इज वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द मैटर्स एंड टू द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिबिया। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उनका कोई इतना खास रोल नहीं है, क्योंकि दे देमसेल्व्स आर वेरी स्मॉल कंट्रीज एंड दे डू नॉट हैव great political stakes in the condition of Libya except for securing their borders and protecting their maritime security। ठीक है जी। अब लीबिया का जो है, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिबिया? लीबिया का कैपिटल क्या है? ये आपके सामने नक्शा है। ठीक है, इस नक्शे पे कोई मुझे देख के बता सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया का कैपिटल क्या है? ठीक है, लीबिया का कैपिटल जो है, अगर आपको ये नजर आए, राइट ऑन द मेडिटेरेनियन सी एक शहर आपको नजर आ रहा है, ट्रिपली। ठीक है, आपको नजर आ रहा है शहर, एक ट्रिपली जो है वो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाएं। ठीक है, ये कैपिटल है इनका, डिफेक्टो कैपिटल है। अब ट्रिपली के साथ आपको एक दूसरा शहर नजर आ रहा है, तोब्रुक। ठीक है, ये आप देखें राइट पे। ठीक है, ट्रिपली और तोब्रुक। अब ये दोनों शहर जो हैं ये आगे हमारी डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रिपली एंड तोब्रुक। क्लियर है जी? नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन। लीबिया की जो डिस्कशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जगहों से। अच्छा, अब आप देखें कि लीबिया की कोस्ट लाइन जो है वो 1770 किलोमीटर की है। 1770 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। पाकिस्तान की कितनी कोस्ट लाइन है? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, आप लोग सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पाकिस्तान की डिटेल तो पता होगी कि पाकिस्तान की कितनी कोस्ट लाइन है। पाकिस्तान की भी बाय द वे 1000 माइल्स की तकरीबन जो है वो कोस्ट लाइन है, 1500 किलोमीटर की तकरीबन। वी हैव 1000 माइल कोस्ट लाइन। ठीक है, ठीक है, वी हैव 1000 माइल कोस्ट लाइन जो है तकरीबन जो है। ठीक है जी। इट इज, मैंने अभी आपको बताया, लीबिया इज राइट एट द डोर स्टेप ऑफ ईयू। मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करते हैं तो यूरोपियन यूनियन शुरू हो जाता है। लीबिया हैज द अफ्रीका's लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, एंड लीबिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स एंड फैक्शंस। ठीक है, लीबिया के मसले भी वहीं से शुरू होते हैं जहां से बाकी मसले शुरू होते हैं। ठीक है, क्राइसिस स्टार्टेड विद द अरब स्प्रिंग ऑफ 2011। ठीक है, एंड द किलिंग ऑफ मुअम्मर कजाफी। ठीक है, मुअम्मर कजाफी कौन थे जी? मुअम्मर कजाफी वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ लीबिया, जो कि बहुत ही अरसे से एक कैरेट स्टिक अप्रोच से लीबिया को रूल कर रहा था। बहुत ज्यादा
एक हार्ड तरीके से रूल कर रहा था। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि मोहम्मद कजाफी के नाम पे? क्या चीज है लाहौर में? जी, कजाफी स्टेडियम लाहौर। ठीक है, कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है, इट इज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद कजाफी। ठीक है, और ये कब हुआ था? जब हमने 1974 में इस्लामिक वर्ल्ड को भुट्टो साहब ने होस्ट किया था इन लाहौर, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग्स दैट द कंट्री हैज सीन। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर हुआ था। अच्छा, अब बिफोर कजाफी, कजाफी का क्या था? कजाफी वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन। ठीक है, वेरी स्मार्ट मैन। पहले एक मिलिट्री, ठीक है, रूलर, पहले एक मिलिट्री जनरल था वो। ठीक है, फिर वो योम किपूर की एक जंग हुई थी 1971 के अंदर, वो हम बाद में जब इसराइल पैलेस्टाइन पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे, तो वहां पे भी उसने लड़ा था। तो उसके बाद से जब वो पावर में आया है, और वो तकरीबन कोई 40-42 साल उसने रूल किया है, उसकी एक ही पॉलिसी थी। देखें, क्योंकि जहां पर बहुत ही ज्यादा एथनिसिटीज हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा फैक्शंस हो, ठीक है, वहां पे आपको मुल्क को बड़े स्मार्टली देके चलना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक ही पॉलिसी बनाएं और वो फिर आप सबके सबके ऊपर थोप देंगे, भाई नहीं हमारी ये पॉलिसी, आपने उसके साथ ही चल। कजाफी वॉज वेरी स्मार्ट इन इट। कजाफी हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कि आपस में इनको डिवाइडेड रखो। ठीक है, एक दूसरे के बेशक करीब भी ना आए। ठीक है, और साथ साथ आपने इनको रूल करना है। ठीक है, जब तक ये डिवाइडेड रहेंगे तब तक आपका रूल जो है वो कंसोलिडेट होता रहेगा और आप स्ट्रांग से स्ट्रांग होते रहेंगे। ठीक है, और फिर वो क्या करता था? वो आपस में ट्राइब्स को लड़वा देता। जब आपस में एथनिसिटीज लड़ेंगी, जब आपस में जो है फोर्सेस लड़ेंगी, तो कजाफी को किसने तंग करना है? आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे। तो कजाफी क्या करता था? कजाफी ये जो जितने मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं ना, इनको आपस में लड़वाता था। ठीक है, और ये आपको एथनिसिटीज जो है ना, ये अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगी। इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत एथनिसिटीज हैं, लेकिन अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एथियोपिया के अंदर सबसे ज्यादा एथनिसिटीज हैं। एथियोपिया के अंदर बहुत ज्यादा एथनिसिटीज हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, और पूरा मुल्क जो है उसकी इंटीग्रेशन तबाह हो जाती है। ठीक है, तो कजाफी भी यही करता। फिर कजाफी क्या था? कजाफी को लोग एक रिलीजियस फिगर भी समझते थे, मजहब का नॉलेज था। और फिर इस्लामी टच जैसे पाकिस्तान में आजकल दिया जा रहा है, ठीक है, वैसे वहां पर भी इस्लामी टच जो है वो दिया गया था। ठीक है, और इस्लामी टच दे के ही जो है आप मैसेज को जो है अपनी तरफ रागिब करते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही, आप लोग कह लो कि ट्राइड एंड टेस्टेड सा एक टैक्टिक है, कि यूज रिलीजन फॉर योर ओन बेनिफिट एंड द मैसेज विल फॉलो। फिर एक और चीज क्या थी, कि इसको क्या था, इसको जो ट्राइब्स थे ना, ठीक है, मुख्तलिफ जिरगे जितने भी ट्राइब्स थे, इसको उनकी बहुत ज्यादा नॉलेज थी। ठीक है, इसको पता था उनकी हिस्ट्री का, इसको उनके कस्टम्स का पता था, इसको उनके कल्चर का पता था। इसको पता था कि ये क्या चीज कब सुनना पसंद करते हैं, क्या चीज कब नहीं सुनना पसंद करते। तो फिर उसी हिसाब से क्या होती थी, उसी हिसाब से मैनिपुलेशन होती। और इतना अरसा आप देखें कि एक बंदा 40 साल हुकूमत कर गया, कोई बंदा 40 साल हुकूमत ऐसे नहीं कर सकता। एक तो ऑयल रिजर्व थे, ठीक है, वो तो थे ही थे, और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, दे वर सेलिंग आउट ऑयल टू देयर नेबरिंग कंट्रीज एंड टू मेनी मेनी अदर कंट्रीज इन द यूरोप। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या था, साथ साथ ही वाज मैनिपुलेटिव एंड ही न्यू कि अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो ग्राउंड लेवल पे कैसे मेंटेन करना है, उसने वो किया हुआ था। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब जो है मुअम्मर कजाफी को, अरब स्प्रिंग होती है, मुअम्मर कजाफी को मार दिया जाता है। ठीक है, मुअम्मर कजाफी डाइड अ ब्रूटल डेथ। ठीक है, ब्रूटल डेथ कहते हैं जो कि मुअम्मर कजाफी को मिली। ही डाइड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लिबिया, एंड ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड। अब देखो, बात यह है कि पहले एक बंदा जिसने सारी फैक्शंस को इकट्ठा किया हुआ था, अब वो तो फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक है, जो ट्राइब्स और जो मिलिशियाज थे, दे टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर। द ट्राइब्स एंड मिलिशियाज दे टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखें जी क्या होता है। अब जब चला जाता है मुअम्मर कजाफी, तो 2014 के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो कामयाब नहीं होते, इलेक्शंस जो है वो कामयाब नहीं होते।
और इसको हम कहते हैं कि देयर वाज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन लीबिया। देयर वाज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन लीबिया। अब जहां पर फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे इदारे जो हैं वो डिटीरियरेट कर जाते हैं। ठीक है, वहां पे आप जो है पीस सिक्योरिटी नहीं दे पाते, वहां पे आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं दे पाते, एंड द सिचुएशन गोज फ्रॉम बैड टू वर्स। अफगानिस्तान में क्या इशू था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशरफ गनी? द फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। इलेक्शन हो, एक हुकूमत पीसफुली अगर दूसरी हुकूमत को पावर ट्रांसफर कर देना, तो आपका मुल्क सेफ हैंड्स में रहता है, आपके मुल्क के अंदर मसले नहीं होते। लेकिन मसला तब होता है जब आपके इलेक्शन प्रोसेस फ्लॉड हो। ठीक है, जब आपका इलेक्शन जो है वो खूनी इलेक्शन हो, या जब आपका इलेक्शन जो है वो वायलेंस मार्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो इलेक्शन हुए 2014 के अंदर लिबिया में, देयर वाज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ठीक है जी, देयर वाज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो कामयाब नहीं हो सके, कोई क्लियर रूलर नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि जी मैं जीत गया हूं तुम हार गए। ठीक है, दो साइड्स थी, दोनों ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। एंड एज वी नो कि जब इस तरह का कुछ होता है तो अल्टीमेटली इट इज द कंट्री दैट सफर्स। अच्छा, अब ये जो इलेक्शंस थे, इसमें क्या हुआ कि इट रिजल्टेड इन टू रूलिंग मॉडल्स। ठीक है, दो डिफरेंट कैंप्स बन गए या दो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए इस इलेक्शन के रिजल्ट। ठीक है, पहला जो कैंप था उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? मिलिटरिस्ट नेशनलिज्म। ठीक है, वी कॉल इट द मिलिटरिस्ट। वो पहले से डिवाइडेड थे ना, वो पहले से डिवाइडेड थे। ठीक है, लेकिन एक उनके ऊपर ओवर आर्चिंग पावर तो थी ना जो उनको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, जब वो ओवर आर्चिंग पावर ही चली गई, जब कजाफी ही चला गया, तो तब तो उन्होंने आपस में लड़ना मरना ही था ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमारे ऊपर से कोई मिलिट्री या फौज या पुलिस जो है वो हमारे ऊपर ना करे, तो व्हाट विल हैपन? वील फाइट अगेंस्ट ईच अदर, इवन दो हम अभी भी डिवाइडेड हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है काफी सारी चीजों का ख्याल करते हैं। ठीक है, तो एक ओवर आर्चिंग पावर होती है जो कि आपको रोकती है, जो कि आपको कंट्रोल करती है। ठीक है जी, मिलिटरिस्ट नेशनलिज्म। मिलिटरिस्ट नेशनलिज्म। ठीक है, खलीफा हफ्तार। ठीक है, खलीफा हफ्तार कौन था जी? खलीफा हफ्तार वाज द एक्स एलाई ऑफ मुअम्मर कदाफी। खलीफा हफ्तार वाज द एक्स एलाई ऑफ मुअम्मर कजाफी। ठीक है, ये उसका दोस्त था, ये उसका बहुत करीबी बंदा था। लेकिन बीच में इसकी कजाफी के साथ जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे। और डिसएग्रीमेंट होने की वजह से क्या हुआ? ठीक है, डिसएग्रीमेंट होने की वजह से ये यूएस चला गया। ठीक है, लेकिन जब लीबिया के हालात खराब हुए और इसको नजर आया कि आई कैन गेट अ शेयर ऑफ द पावर, और अगर मैं लिबिया वापस आ जाता हूं तो मैं किसी ना किसी तरीके से कोई पावर शेयरिंग का हिस्सा बन सकता हूं, तो क्या हुआ? खलीफा हफ्तार साहब वापस आ गए। ठीक है, खलीफा हफ्तार साहब वापस आ गए। और खलीफा हफ्तार साहब जो हैं उन्होंने आके अपनी हुकूमत जो है वो डिक्लेयर कर। और उन्होंने अपनी हुकूमत किस शहर के अंदर डिक्लेयर की? उन्होंने अपनी हुकूमत डिक्लेयर की इन द सिटी ऑफ तब्रुक। ठीक है, इन द सिटी ऑफ तब्रुक। और उन्होंने उसको नाम दिया द लिबियन नेशनल आर्मी। क्योंकि एक तो ये एक्स मिलिट्री जनरल थे, इनके पास आर्मी के अंदर लिबिया की पहले से ही लोग मौजूद थे जो इनके साथ सिंसियर थे, जो कि इनके साथ चलना चाहते थे। तो इनको कोई इतनी ज्यादा जो है वो दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं हुई इन ऑर्डर टू कम एंड गेन अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन लीबिया। ठीक है, अच्छा, अब खलीफा हफ्तार जो थे, ठीक है, इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिली। और इनको सपोर्ट कहां कहां से मिली? इनको सपोर्ट मिली रशिया से, इनको सपोर्ट मिली सऊदीया से, इनको सपोर्ट मिली यूएई से, और इनको सपोर्ट मिली इजिप्ट से। ठीक है जी, अब देखें, अब ये देखते हैं कि ये जो चार मुल्क जो हैं, ये क्यों आखिर खलीफा हफ्तार को सपोर्ट कर रहे थे? क्यों एक उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो कि पहले बाहर था और जिसका कोई इतना अरसे से लीबिया के अंदर प्रेजेंस भी नहीं थी? ठीक है, अब इजिप्ट जो है वो 1100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है लीबिया के साथ। 1100 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। इजिप्ट को ये लगता था कि खलीफा हफ्तार क्योंकि एक स्ट्रांग बंदा है, उसके पास आर्मी की भी सपोर्ट है, ही हिमसेल्फ वाज अ मिलिट्री लीडर, और इसको लोग भी पसंद करते हैं, इस वजह से ये एग्जाइल से वापस आया है। ठीक है, तो उनको ये लगा था कि अगर हम खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह ये जो हमारा और
लीबिया का बॉर्डर है जो 1100 किलोमीटर लंबा है, वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ठीक है, एक तो ये था। ठीक है, दूसरे क्या चीज थी? ठीक है, दूसरा है कि इजिप्ट के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको दुनिया एक टेररिस्ट ग्रुप कहती है, और जो कि जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड, उर्दू में कहते हैं इसको इखवान अल मुस्लिमीन। ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड आपने काफी दफा टीवी पे सुना होगा, अबाउट मोहम्मद मुर्सी, और ये इजिप्ट के अंदर जब थे। इसको एक टेररिस्ट नेटवर्क के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये इजिप्ट की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, इजिप्ट की सियासत के अंदर ये बहुत करीबी तौर से इन्वॉल्व है, और इजिप्ट के लीडर्स जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से आए हुए हैं। अच्छा, अब इजिप्ट को एक ये भी लगता था कि अगर खलीफा हफ्तार आ जाएगा यहाँ पे तो एटलीस्ट ये सपोर्ट नहीं करेगा मुस्लिम ब्रदरहुड की, और मुस्लिम ब्रदरहुड से जो है ये किनारा कशी कर। और एग्जैक्टली इसी वजह से सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते थे। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग पॉलिटिकल इस्लाम बुलाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इस्लाम। तो ये जो तंजीमें होती है ना, ठीक है, जो कि इस्लाम की बेसिस के ऊपर सियासत करती हैं, ठीक है, उनको रफली, इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल इस्लाम के दायरे में आती है। और पॉलिटिकल इस्लाम जो है ना, वो सऊदी अरेबिया को पसंद है, पॉलिटिकल इस्लाम ना यूएई को पसंद है, पॉलिटिकल इस्लाम ना बाकी जगहों को पसंद है, ना बाकी कंट्रीज को, लाइक इजिप्ट, इनको पसंद है। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि हमेशा जो तंजीम इस्लाम के नाम पे सियासत करना चाहती है ना, ठीक है, दे वांट टू स्टॉप इट, दे वांट टू क्रश इट, एंड दे डू नॉट वांट टू लेट इट गो। तो इसी तरह वो क्या कहते थे कि भाई अगर खलीफा अफ्तार आ जाएगा तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट के अंदर जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल इस्लाम की मैंने बात की है, तो आपको याद होगा कि बीच में सऊदी अरेबिया के और कतर के आपस में ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, तो वो भी इसी बेसिस के ऊपर हुए थे कि कतर को सऊदी अरेबिया एक्यूज करता था कि आप जो है पॉलिटिकल इस्लाम के फेवरेट्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, एंड you support groups such as Muslim Brotherhood, and you support groups elsewhere as well जो कि पॉलिटिकल इस्लाम को प्रमोट करते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई जिसके सख्त खिलाफ। तो भाई एक कैंप तो ये है जो कि मिलिटरिस्ट नेशनलिज्म है, जो कि पावर के ऊपर जो है वो नेशनलिज्म जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको रशिया, केएसए, यूएई, इजिप्ट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा कैंप है। ठीक है, दूसरा कैंप किसका है? दूसरा कैंप जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस की हुकूमत है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड। और ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड कहां पे है? ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जो है, इट इज बेस्ड इन ट्रिपली, इट इज बेस्ड इन ट्रिपली, जो कि ओरिजिनली भी लीबिया का कैपिटल। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? और इसको हम लोग जो है बेसिकली पॉलिटिकल इस्लाम कैंप भी बुलाते हैं। ये यूएन की रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है, दो हुकूमतें बन गई थी लिबिया के अंदर। ठीक है, एक ट्रिपली से ऑपरेट कर रही है, एक जो है वो तबरूक से ऑपरेट कर रही है, तबरूक से खलीफा हफ्तार ऑपरेट कर रहे हैं, और ट्रिपली से जो है वो यूएन की रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जो है वो ऑपरेट कर। ठीक है, और इसको हम लोग पॉलिटिकल इस्लाम का कैंप भी बुलाते हैं, जैसे मैं आपको अभी पिछली स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा। अब इस यूएन रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के कौन कौन से सपोर्टर्स हैं? इस यूएन रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उसमें है कतर, यूएन, टर्की एंड इटली। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अभी हम मैंने आपसे थोड़ा सा पहले डिस्कशन की थी कि व्हाई डू यू थिंक कि इटली जो है वो यूएन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, या इटली जो है वो यूएन गवर्नमेंट को बैक कर रहा है यहाँ पे? व्हाई डू यू पीपल थिंक कि ऐसा हो रहा है? इटली क्यों सपोर्ट कर रहा है? अभी मैंने आपको शुरू में पहली स्लाइड में जब ज्योग्राफी बताई है लिबिया की, तो वहां पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि पहला कंट्री कौन सा आता है जब आप मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हो। ठीक है, द पॉइंट इज ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स, द पॉइंट इज ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स।
कभी सुना है कि मेडिटेरेनियन के अंदर कश्ती डूब गई, 150 मुहाजिरीन मर गए, 200 मुहाजिरीन मर गए? वो क्या करते हैं, वो सारे लिबिया जाते हैं, वो लिबिया से कश्तियों में बैठते हैं और फिर यूरोप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और पहला कंट्री कौन सा होता है? इटली। इस वजह से जो है इटली एक बहुत ज्यादा फ्लक्स के अंदर है। ठीक है, इटली के अंदर आप देखें कि इटली के अंदर एक एंटी इमिग्रेशन वेव्स भी चल रही हैं, इटली के अंदर और भी मामला चल रहे हैं। तो इटली ये कहता है कि भाई अगर मैं खलीफा हफ्तार जैसे बंदे को सपोर्ट करूं, ठीक है, जिसके पास जो है जो एक वॉरिंग कैंप है जहां पे जो है सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, तो पता लगे कि सारे के सारे लोग उठ के जो है वो इटली के शोर्स पे बैठे होंगे, जी वहां पे तो लड़ाई चल रही है, मेहरबानी करें हमें यहाँ पे जो है वो असाइलम दे दें, हमें अपने मुल्क के अंदर रख लें। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बड़ा जो है वो इशू है, जिसकी वजह से इटली जो है वो कहता है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए लिबिया के अंदर। इटली कहता है कि भाई देयर शुड बी अ गवर्नमेंट that prevents the outflow of refugees into the Mediterranean and onwards to Italy। ठीक है, तो इटली का ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि किसी तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो रिफ्यूजीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन क्रॉस करके वहां पे जाना चाहते हैं इटली के अंदर, उनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, फिर कतर का मैंने आपको बताया था कि कतर क्यों सपोर्ट करता है। ठीक है, कतर की जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी है। ठीक है, और कतर जो है, ठीक है, कतर जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे जो है जो मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी मौजूद है लिबिया के अंदर, हम उसको भी सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि यूएन की गवर्नमेंट है, यूएन ने तो उसको रिकॉग्नाइज करना ही करना है। अब आ जाता है रोल ऑफ टर्की। ठीक है, ठीक है, इस मैप के अंदर हमें टर्की नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये एक छोटा वर्जन है मैप का। अगर मैप का बड़ा वर्जन होता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता कि यहाँ पे जो टर्की है वो कहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल मेडिटेरेनियन के साथ ही मौजूद है टर्की भी। ठीक है, बल्कि मेडिटेरेनियन का जो गेटवे है उसको भी हम जो है वी कॉल टर्की, और ब्लैक सी भी हमें जो है वो यहीं पे मिलती है। तो टर्की जो है उसको भी मेडिटेरेनियन के साथ जो है वो ताल्लुक है। एक हमने कॉन्सेप्ट करना है जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जहां पे हम लोग जो है, जी यूएन का स्टेक यहाँ पे ये है कि यूएन हर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, यूएन के चार्टर के अंदर ये है कि हमने जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, वी हैव टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द स्कोर्ज ऑफ वॉर, ये यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है। तो यूएन जो है वो इस वजह से करता है। ठीक है, कि हम किसी तरीके से यहाँ पे यूएन साइड्स नहीं ले रहा, यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ये प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसका ये मतलब होता है। टर्की जो है, टर्की की एक तो नजर है ऑन द ऑयल रिजर्व्स ऑफ लीबिया। दूसरा ये है कि टर्की जो है वो ड्रिलिंग करना चाहता है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, वो वहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ठीक है, और वो तब ही पॉसिबल है जब वो एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ ये चीज करे। तो इस वजह से टर्की का क्या कंसर्न होता है, इस वजह से टर्की का ये कंसर्न होता है कि हमने किसी भी तरह, ठीक है, जो यूएन बैक्ड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, उसके अंदर मैंने मेडिटेरेनियन सी और मैंने टर्की और ग्रीस को डिस्कस करना है, और मैंने आपको बताना है कि ये सारी चीजें कहाँ पे जो है फिट इन हो रही हैं। उसके अंदर हमारी फर्दर डिस्कशन जो है वो लीबिया के ऊपर होगी। ठीक है, अब ये सपोर्टर्स एक साइड पे यूएन गवर्नमेंट के हैं, फिर दूसरी साइड के ऊपर सपोर्टर्स जो हैं वो खलीफा हफ्तार के हैं। तो ये दो डिफरेंट जो हैं वो कैंप्स बने हुए हैं जो हम कह लें, और उस वजह से क्या है कि दोनों कैंप्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या होता है कि कभी तब्रूक से हमला होता है ट्रिपली पे, ट्रिपली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही होती है, कभी कभी ट्रिपली से हमला हो रहा है। तो क्या है कि एक मेस है, एक मेस है एक उस मुल्क के अंदर जो कि जिसके पास अफ्रीका के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। वो मुल्क जो है इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू डेब्रिस, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू शैम्बल्स। ठीक है, इतने बुरे जो है वो हालात पैदा हुए हैं लीबिया के अंदर। ठीक है, तो जब से अरब स्प्रिंग हुई है, ठीक है, वी हैव नॉट सीन स्टेबिलिटी इन लिबिया, और लिबिया के अंदर एक हुकूमत नहीं आ सकी जो प्रिवेंट कर सके फ्रॉम लिबिया फ्रॉम फॉलोइंग इनटू ऑल ऑफ द मेस दैट इट इज इन एट द मोमेंट। ठीक है जी, तो लिबिया हैज बीन अ मेस एवर सिंस द अरब स्प्रिंग। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, दो कैंप्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक कुछ सपोर्ट, कुछ स्ट्रांग मुल्क एक साइड पे हैं, दूसरे स्ट्रांग मुल्क दूसरी साइड के ऊपर है। तो जंग कैसे ठंडी होगी जब इतने बड़े बड़े मुल्क अपने जियो पॉलिटिकल एम्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट
या हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि टर्की जो है वो बैकआउट कर जाएगा, जबकि उसको पता है कि उसने यहाँ पे लिबिया की मेडिटेरेनियन के करीब जो है वो ड्रिलिंग करके ऑयल निकालना है, उसको डेफिनेटली लिबिया की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इटली को डेफिनेटली उसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। और जिन्होंने लड़ने के पर्सपेक्टिव से सोचना है, जिन्होंने आगे मुस्लिम ब्रदरहुड की ग्रोथ को रोकना है, वो किस तरफ रोकेंगे, वो फिर सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन जो कि ओवर आर्चिंग हो, जो कि मिलिट्री माइट यूज कर सकता। ठीक है जी। अब कुछ लेसन्स हैं जो कि हम सीख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम लिबिया। द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं पाकिस्तान के साथ अब थोड़ा सा लिंक करता हूं। द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ठीक है, पाकिस्तान में पहली दफा हमारी डेमोक्रेसी में एक चीज हुई है 2018 में। कोई बता सकता क्या हुई है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी जमहूरियत के अंदर पहली दफा एक चीज हुई थी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज इट? पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एक थर्ड कंसेक्यूटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी विदाउट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट या विदाउट मिलिट्री इंटरवेंशन। 2008 से 13, 2013 से 18 और अब 2018 से लेके अब तक, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में थर्ड कंसेक्यूटिव, ठीक है, इकट्ठी जो है हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले हमारी गवर्नमेंट्स को बीच में रोक दिया जाता था, मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या होता है कि जब तक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन स्मूथ है, स्मूथ का मतलब यह है कि एक हुकूमत अगली हुकूमत, आने वाली हुकूमत को आराम से, तमीज से, विदाउट फाइटिंग, विदाउट गोइंग इनटू वॉर या विदाउट गोइंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, पावर जब उनको ट्रांसफर कर देती है तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस पैदा होता है मुल्क के अंदर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यूरोप के अंदर कि मेच्योर डेमोक्रेसीज हैं, उनको पता है कि जी अगर हम अभी तमीज से पावर जो है वो हैंड ओवर कर देंगे तो अगली दफा हमें आराम से मिल जाएगी। लीबिया के अंदर क्या हुआ? डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं हो सका। 10 साल हो गए हैं उस एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ना होने की वजह से आपस में लड़ाई है। अफगानिस्तान, ठीक है, 20 साल में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं हो सका, लड़ाई है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के बहुत ज्यादा मसले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जब इलेक्शन सही होते हैं, जब इलेक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब विनर्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, जब फिर क्या होता है कि इदारे जो है उनको एक आदत पड़ जाती है ऑफ हाउ टू परफॉर्म, ठीक है, ऑफ हाउ टू मूव अहेड विद द वर्क, ऑफ हाउ टू नॉट बी अंडर प्रेशर, ऑफ हाउ नॉट टू बी overburdened by all of the extra things that are not even worth it। तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा आप लोगों ने बीइंग सीएसएस एस्पिरेंट्स जो है, यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू सपोर्ट द प्रेवलेंस एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। हमेशा याद रखें कि आपने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है। हमेशा याद रखें कि आपने डेमोक्रेसी के हक में बात करनी है, आपने मिलिट्री कूज, मिलिट्री इंटरवेंशन के हक में बातें नहीं करनी। ठीक है, ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी जो है इसके ऊपर दुनिया के अंदर डिबेट नहीं है कि इट इज नॉट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल या इसके कोई फायदे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है जी, डेमोक्रेसी वाइडली एक्सेप्टेड है, और डेमोक्रेसी जो है इट इज द बेस्ट मीन्स। ठीक है, द सोल्यूशन टू पुअर डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी को चलने तो दें पहले, ठीक है, डेमोक्रेसी को कुछ करने तो दें आप बैठ के। जब डेमोक्रेसी चलेगी तो वहां पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। लेट डेमोक्रेसी फ्लरिश, लेट डेमोक्रेसी ग्रो। ठीक है, आप डेमोक्रेसी को जो है वहां पे देखें जहां पे डेमोक्रेसी जो है वो 40-40, 50-50 साल चली है विदाउट एनी इंटरवेंशन या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें बीइंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। डू नॉट गो एंड टॉक एंटी अबाउट डेमोक्रेसी बिकॉज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। डेमोक्रेसी ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ आप बात कर सकते हो। 21वीं सदी के अंदर हम डेमोक्रेसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फ्रॉम लीबिया। ठीक है, बात यही है, इस सारी चीजों का बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। हमारे अगले टॉपिक जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है।
फिर उसके बाद जो है हम मिडिल ईस्ट को वाइंड अप करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टाइन इशू, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए विद द रीसेंट चीज। ठीक है। प्लीज अगर इसके ऊपर सवाल आता है तो नामों के साथ डिटेल में चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सीएसएस के अंदर सीएसएस के अंदर आपसे एनालिसिस मांगा जाता है। ठीक है, सीएसएस के अंदर आपसे एनालिसिस के बारे में तवक्को की जाती है। सीएसएस के अंदर आपसे जो है वो ये नहीं कहा जाता कि आप जो है चीजें जो हैं बिल्कुल रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, वो हमने ऐसा नहीं करना, ऐसा हम लोगों का काम नहीं है, ऐसा हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमारा फोकस क्या है? तज्जिए के ऊपर। हमारा फोकस है एनालिसिस के ऊपर। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ। और आप लोगों का एनालिसिस कब स्ट्रांग होगा? आप लोगों का एनालिसिस तब स्ट्रांग होगा जब आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक क्लास पढ़ के ये आप ना समझना कि जी हमें बहुत ज्यादा जो है वो करंट अफेयर्स आ गया है, हमें एनालिसिस आ गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। ठीक है, just focus on reading, just focus on reading good content, and you will be able to inshallah produce a very very good analysis। ठीक है, अब आप लोगों की जो क्लास है वो कल नहीं है, आप लोगों की क्लास परसों होगी ऑनलाइन। ठीक है, वो मैं एकेडमी के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड द टाइम। इंशाल्लाह परसों ऑनलाइन ही होगी वो भी। ठीक है, मैं परसों आपको जो है उसका टाइम इंशाल्लाह जो है बता। ठीक है जी। तो आज आई विल बी टेकिंग अ लीव, और हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो है वी विल बी डिस्कसिंग द एडिटोरियल्स जो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और साथ साथ 5-10 मिनट जो है हम लोग उसके ऊपर बात किया करेंगे जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग ग्रिप रख सकें और मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकूं। ठीक है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह परसों आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी और ऑनलाइन मुलाकात होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर कोई चेंज आता है या कोई मामला होता है तो यू विल बी कम्युनिकेटेड बाय द। ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह होगी मुलाकात।